Hello दोस्तों, welcome back to yet another new video of strategic management, that is paper 9 of CM Inter Group 2. And today we will be studying marketing strategies, which includes various strategies which we will discuss in this video. And study note 10.1 will be over in this video, and we will continue study note 10.2 from the next video onwards. So without wasting much time, let's begin. Marketing strategies. Marketing strategy is a process that can allow an organization to concentrate its limited resources on the greatest opportunities to increase sales and achieve a sustainable competitive advantage. मार्केटिंग के बारे में हम ऊपर इतना पढ़ चुके हैं मेरे को नहीं लगता है समझाने की जरूरत है, बट स्टिल आई विल जस्ट गिव यू अ रिव्यू कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग करनी है हमें, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज मतलब कि जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है, वो सब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है उसको उस पर लगा दी जाए, जिससे कि सेल्स को बढ़ाया जाए और एक हमें एडवांटेज मिल पाए, जिससे कि हम सर्वाइव कर पाएँ मार्केट में, ठीक है। A marketing strategy should be centered around the key concept that customer satisfaction is the main goal. और मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए मार्केटिंग का, कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मलाइज्ड ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, दैट इज डेलिबरेटली प्लान्ड कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स वेरीज विद द कॉम्पिटिटिव सेटिंग। जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, डेलिबरेटली प्लान कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स, इसका मतलब है फॉर्मलाइज ओवर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मतलब है कि जो आपने प्लान किया उसी तरह से जो कॉम्पिटिटिव सेटिंग जो आपको बाद में रिजल्ट आए वो उसके साथ मैच करने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सेटिंग्स, 4 तरह की कॉम्पिटिटिव सेटिंग्स होती हैं। कॉम्पिटिटिव सेटिंग्स क्या क्या हैं? नो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, या फिर प्योर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, या फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होना चाहिए, या फिर ओलिगोपोलिस्टिक। तो ये 4 इससे वेरी करनी चाहिए, डेलिबरेटली प्लान्ड कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स है, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको सपोज वैसे आप लिख सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट राइट दिस इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट इन आर कंटेक्स्ट, ठीक है। आप सिर्फ ये इतना पढ़ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग 2 पॉइंट्स। जस्ट अ मिनट। So now we will be starting manpower strategy, ठीक है। What is manpower strategy? ये जितनी भी यहाँ पे थ्योरी है ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको मेन पॉइंट्स ले जाऊँगा, मेन फीचर्स बता दूंगा। मैन पावर स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, दैट्स कम्प्लीटली योर विश। द मोर इम्पोर्टेंट फीचर्स विच ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी में ब्रिंग टू बियर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी और मैन पावर स्ट्रेटेजी आर द सेम, ठीक है। मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स एक ही बात है। नाउ वी हैव सम पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर्स। HRM strategy has to ensure that individuals employed in the organization have necessary orientation so that the mission and objectives of the organization are internalized by the members and they have a sense of identification with the values and culture of the organization. Orientation of the members, orientation क्या होती है? आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तब आपकी ओरिएंटेशन हुई होगी, ठीक है, वही सब चीज़ें। तो वैसी कंपनी में भी ओरिएंटेशन होती है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, मेरी भी ओरिएंटेशन हुई थी एंड दे हैव गिवन मी अ टूर ऑफ द ऑफिस कि यहाँ पे आपका ये गेम जोन है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वर्क स्टेशन है, यहाँ पे आपको ऐसे काम करना है, ठीक है, यहाँ का ये वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद ये सब ओरिएंटेशन में आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या क्या काम करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, ठीक है, क्या क्या कहाँ कहाँ आपका वर्क प्लेस रहेगा, सब चीज़ें ये सब आपको बता दी जाती हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब आप किस फील्ड में काम करेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। डैम इट, जस्ट गिव मी अ मिनट, डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। Facilitation of organizational changes as and when called for. The practices and procedures are required to be in conformity with the changing internal and external conditions. This is a vital role of HR strategy management. कि जो हम प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो हम जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उसको देखते हुए उसकी कंफर्मिटी में हम चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये एक वाइटल रोल होता है ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मेरे को पता नहीं एग्जांपल यहाँ पे सूट करेगा नहीं करेगा, बट आई थिंक इट कैन बी सूटेड। लाइक इफ
if you're working in some process in, suppose you're working in Dubai process, and then there is a new work coming for Poland process, so they have moved you, ठीक है, तो आप, क्योंकि अब चेंजेस हो रहे हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन से चेंजेस हो रहे हैं। या फिर आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि दूसरा एग्जांपल इसमें हम कंसिडर करते हैं, जैसे आप कंपनीज में जाएंगे, सो यू विल सी दैट वन पर्टिकुलर, लाइक देर आर 3 प्रोफाइल्स इन फाइनेंस: अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड जनरल लेजर. So you will see that accounts payable people will be working under one manager, account receivable people will be working under one manager, and जनरल लेजर पीपल विल बी वर्किंग अंडर वन मैनेजर. ठीक है, वो जनरल लेजर का काम हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज़ का हो, ठीक है, बट एक ही मैनेजर के अंडर में रहेगा. लेकिन इफ़ इट वाज लाइक कि पहले APARGL ये तीनों ही एक ही मैनेजर के अंडर में काम कर रहे थे, और अचानक से ये अब वापस फॉर्म होता है कि सारे AP एक के अंडर में काम करेंगे. ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं. तो जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स होंगे वो भी इस तरह से फुलफ़िल किए जाएंगे. आपके मैनेजर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको उसी न्यू मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको ये फैसिलिटेट करना पड़ता है. मे बी अभी वाला एग्जांपल आपको समझ में ना आया हो, बट व्हेन यू विल गो इनटू कॉर्पोरेट यू विल गेट टू नो दिस वेरी इजीली. ठीक है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि कंपनीज़ को इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से अपने प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स को चेंज, मतलब उसके साथ कन्फॉर्मिटी में रहना पड़ता है. ठीक है. Coping with diversity of workforce. Modern organizations with highly complex nature of jobs and processes generally have a highly diversified workforce differentiated in terms of age, sex, religion, professional and technical skills and educational background. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं आजकल, जो MNCs होती हैं, जिनके पास कॉम्प्लेक्स नेचर होता है जॉब्स का, है ना, और प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनके पास डाइवर्सिफाइड फोर्स ही होती है. ठीक है, जैसे आई वॉज वर्किंग, तो आई वॉज द यंगेस्ट वन इन द टीम. ठीक है, तो हर तरह के लोग होते हैं एज में, ठीक है, लड़के लड़कियाँ सब होते हैं. ठीक है, इवन मैरिड पीपल भी होते ही हैं. रिलीजन, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स एंड एजुकेटेड बैकग्राउंड अलग अलग होता है सबका. टू मेंटेन अ बैलेंस्ड वर्कफोर्स विद हार्मोनियस रिलेशंस एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स आर एस्पेक्ट्स ऑफ HRM फंक्शन विच कैन सस्टेन एन इफेक्टिव वर्कफोर्स. अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सपोज करो, देखो अब वो कैसे डिसाइड करेंगे किसको कितना पैकेज देना है, कैसे कितनी सैलरी देनी है. तो उनका एक क्राइटेरिया होता है. इफ़ यू आर एन एनालिस्ट, ठीक है, उन्होंने टर्म्स बना रखे हैं. इफ़ यू आर एनालिस्ट देन दे विल पे यू दिस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, एंड इफ़ यू आर सीनियर एनालिस्ट देन दे विल पे यू वाई अमाउंट. सो ऐसे उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि आपकी जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से हम आपको पे करेंगे. ठीक है, तो टू मेंटेन अ बैलेंस्ड वर्कफोर्स, तो एक बैलेंस्ड वर्कफोर्स बनी रहेगी. और ये सब कैसे हो पाता है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस के बदौलत हो पाता है. ठीक है, human resource management, that are HR of the company, right? They manage that. Maintaining competent and committed workforce in a competitive environment. Competitive environment है, वहाँ पे हमें competent और committed workforce चाहिए, right? So the intensity of market competition for enterprises has been growing fast with globalization and liberalization of economic policies. मार्केट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के साथ और लिबरेशन के साथ, जैसे जैसे पॉलिसीज चेंज होती हैं. देयर आर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स विच में इनेबल कंपनीज टू सिक्योर अ कॉम्पिटिटिव एज. ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी होते हैं जिससे कि आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ला सकते हो जिससे कि कंपनी को एक एडवांटेज मिल सकता है. तो HRM हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग वर्कफोर्स सो एज टू मेक इट कॉम्पिटेंट इन एबिलिटी एज वेल एज कमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. ठीक है, ये सब HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्कफोर्स को मैनेज करना. कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आप करोगे, जैसे आपका मैनेजर है, ठीक है, उसके नीचे वो टीम लीडर है, फिर नीचे सीनियर एनालिस्ट है, फिर एनालिस्ट है, तो वो एक तरह से मैनेज कर रहे होते हैं. ठीक है, मैन पावर को मैनेज कर रहे हैं कि हाँ भाई ये टास्क हुआ या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो चीज़ हेल्प करती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी. An enterprise succeeds in achieving its strategic objectives mainly on the basis of capabilities in the technical, marketing or human skills in the areas of crucial importance. ठीक है, कब एंटरप्राइज सक्सीड करता है अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, किस बेसिस पे, कि टेक्निकल, मार्केटिंग और ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, क्रूशियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें. ठीक है, दीज आर नोन एज कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर यूनिक इंटरनल स्ट्रेंथ्स नॉट पोसेस्ड बाय कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, अगर आपको कोई हायर कर रहा है तो वो आपकी स्ट्रेंथ देख के ही हायर करेगा और देखेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास तो वो स्ट्रेंथ नहीं है ना. ठीक है, तो उसके
अगर कोर कॉम्पिटेंट हो आप, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी हैं कॉम्पिटिटर्स के यहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे, तो आपको ओबियसली ज़्यादा चांसेस होंगे, आपको आपके हायरेंगे, आपको ज़्यादा आपसे काम करवाएंगे वो लोग, ठीक है। तो HRM इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरटेक बिल्डिंग अप ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज टू सिक्योर डायनेमिक लीडरशिप इन द प्रोडक्ट मार्केट। या फिर ये भी हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो कंपनी में आपकी कोर कॉम्पिटेंसी आपको बिल्ड करवाता है, ठीक है, जिससे कि आप और बेटर हो जाते हैं अपनी जॉब में, है ना, जिससे उनको एक एडवांटेज मिलती है ओवर देयर कॉम्पिटिटर। नाउ कमिंग टू एम्पावर्ड वर्कफोर्स एज एन एक्टिव रिसोर्स। HR strategy is best managed when the members of an organization are individually in control of their work and are able to realize their potentials with empowerment to take relevant decisions on their own. HR स्ट्रेटेजी बेस्ट मैनेज कब होता है? जब मेंबर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको पता होता है कि उन इंडिविजुअली वो खुद ही कंट्रोल करते हैं अपने काम को कैसे करना है, ठीक है, एंड आर एबल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल्स विद एम्पावरमेंट टू टेक रिलेवेंट डिसीजन, और अब अपने डिसीजन वो खुद ले पाएँ कि ये कैसे उनको काम करना है, कोई इशू आता है कैसे उसको रिजॉल्व करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है मैन पावर स्ट्रेटेजी में। इवन इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, देन आई वॉज वर्किंग फॉर पोलैंड process, not only for Poland, that is a complete region which I have been working for, and my manager didn't get time to contact me to take the update because he was having a large team to manage, so I used to manage it all myself. तो वहाँ पे भी एक आप बोल सकते हो कि एक एक्टिव रिसोर्स में वहाँ पे बन गया था, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से होता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है ऊपर, वो कैसे आपको ट्रीट करे, उस हिसाब से आप बेस्ट मैनेज कर सकते हो आगे चीज़ों को, ठीक है। Then coming to appropriate work culture and ethical norm. No organizations can get the best contribution from its members unless individuals develop a liking for challenging jobs and follow the ethical norms of the organization functionally. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं मिल सकता अपने मेंबर से जब तक इंडिविजुअल्स डेवलपर है, जब तक हमें एक चैलेंजिंग जॉब्स के लिए हम एक इंडिविजुअल जो है हम लाइकिंग हमको पसंद नहीं करेंगे, या फिर हम एथिकल नॉर्म्स जो है ऑर्गेनाइजेशन उसको फंक्शनली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा हमारी साइड से। तो HRM क्या करता है? एनकम्पासेस क्रिएशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट वर्क कल्चर ऑन द अबव लाइन्स। तो वो एक अच्छा सा वर्क कल्चर बनाता है। लाइक इन मेरे ऑफिस में जो मेरा वर्क स्टेशन था वो बहुत नीट एंड क्लीन रहता था, वहाँ पे रोज़ सफाई वगैरह होना, ठीक है, क्लीनलीनेस, ठीक है, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी फैंसी, ठीक है, एंड आई यूज़ टू गो टू पार्टीज़, ठीक है। तो वो एक वर्क कल्चर हो जाता है कि आप काम भी करते हो, आप इन्जॉय भी करते हो, एंड देयर वाज अ गेमिंग जोन वेयर आई हैव लर्नड प्लेइंग 8 बॉल पूल देयर। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर होना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूशन मिल पाता है, ठीक है। और कुछ सेवरल स्ट्रेटेजीज़ हैं फॉर मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे आप एम्प्लॉयज़ को अपने मोटिवेट कर सकते हो। ई स्ट्रेटेजी इज एम्ड एट सेटिस्फाइंग पीपल्स नीड थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है, कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो एक बार हम फटाफट शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन क्या क्या पढ़ा था। HR स्ट्रेटेजी के इन फीचर्स पढ़े थे हमने, फीचर्स ऑफ HR स्ट्रेटेजी और फीचर्स ऑफ मैन पावर स्ट्रेटेजी, कुछ भी कह सकते हैं कि पहले आपका ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन होने के बाद क्या होगा? फैसिलिटेशन होगा। फैसिलिटेशन किसका? ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस का, कि चेंजेस के साथ जो है प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। एंड कॉपिंग विद डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। एक तरह से आप कंपनी के बारे में सोचो ना कि क्या क्या होगा। ओरिएंटेशन होगा, कंपनी उसके साथ चल रही है चेंजेस के साथ, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स मतलब हर तरह के लोग होंगे वहाँ पे, ठीक है। मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट कमिटेड वर्कफोर्स इन कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में को अच्छी वर्कफोर्स होगी आपकी वहाँ पे, मेंटेन करना है उसको, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, ठीक है, और एक एक्टिव रिसोर्स बन जाए वर्कफोर्स आपकी कि हाँ वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहे, चीज़ों को देखने के लिए। एंड एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर एंड एथिकल नॉर्म, ठीक है, और एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर हो वहाँ पे। एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को देख के चलना कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अब कुछ स्ट्रेटेजीज़ कैसे आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक है। कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं, 3 to 4 स्ट्रेटेजीज़ हैं, और उसके बाद हमारा 10.1 खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और बियर कर लो हमारे साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पीने वाला बियर नहीं बोला, बियर बोला है ठीक है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक स्ट्रेटेजी फॉर अ मैनेजर इज simply to communicate well with the organizational people. Managerial communication, what do you understand by managerial communication? Just let me know if you understand something about managerial communication, then let me know in the comment section. Now let's see. The most important and basic strategy for manager is simply to communicate well with the organizational people. This satisfies such basic human needs as recognition, a sense of belonging and security.
ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल दिया था दैट माय मैनेजर वाज बिजी एंड ही डिडंट हैव टाइम टू गेट इन टच विद मी, तो वो रेयरली हमारा हो जाता था क्योंकि वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, तो हो नहीं पाता था, अपडेट ले नहीं पाते थे। तो कभी कभी ही यूज टू कॉल मी एंड टेक द अपडेट्स। ठीक है, तो अगर आई वुड से इफ़ यू यूज टू डू इट ऑन वीकली बेसिस, ठीक है, वीक में कर दिया या वीक में 2 बार कर दिया या फिर डेली बेसिस पे इफ़ पॉसिबल, तो एक आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है। ठीक है, आपको सिक्योरिटी लगता है पूरे कि हाँ दैट यू मैनेजर इज नो यू आर वर्किंग एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, बट होता था दैट व्हेन आई वाज वर्किंग लेट ही यूज्ड टू सी मी दैट आई वाज वर्किंग लेट, सो ही यूज्ड टू आस्क मी दैट व्हाई आर यू वर्किंग लेट एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट्स डिफरेंट। बट द मेन पार्ट इज़ दैट कि मैनेजर कम्युनिकेट ज़रूर करे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उसी को मैनेजर अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो उसकी लीडरशिप नहीं दिखती। ठीक है, बिकॉज इट कम्स विद लीडरशिप। Now coming for example, such a simple action as a manager's attempting to become better acquainted with subordinates can contribute substantially to the satisfaction of each of these 3 needs. ठीक है, 3 needs means recognition, a sense of belonging and security. क्या पता है मैनेजर को भी वो सब चीज़ें पता, लाइक कुछ भी इशू होता है, ठीक है, यू नो दैट यू मैनेजर इज अवेयर अबाउट दैट, तो वो अपना आप हैंडल कर लेते हैं उस चीज़ को, वो आपका फिर इशू नहीं होता, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है, एक रिकग्निशन मिलता है। ठीक है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट माई जॉब। ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। As another example, a message from a manager to a subordinate that praises the subordinate for a job well done can help satisfy the subordinate recognition and security needs. Yes, I can relate to that. There was an activity I have completed. We have got appreciation from the client, and on that, my manager have made that good job done. तो इस चीज़ से भी एक recognition मिलता है. We feel like we have been recognized for our work. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, अगर आपको उनसे आगे भी काम कराना है तो। नाउ द सेकंड पार्ट इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में उसको एक्सप्लेन किया गया है। थ्योरी एक्स क्या है? थ्योरी एक्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी विच इन्वॉल्व्स हाई सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट एंड ग्रेटर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसमें हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ठीक है, जो भी थ्योरी एक्स वाले होते हैं लोग, ठीक है, कौन कौन होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और थ्योरी वाई में क्या होता है? इज एन एडवांस्ड थ्योरी वेर इन इट इज एज्यूम्ड दैट द वर्कर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। आई वॉज इन थ्योरी बाय द वे। ठीक है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ यार, बस थोड़ा बीच बीच में ये चाह रहा हूँ कि आप बातें करते रहेंगे तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, थ्योरी वाइज एन एडवांस थ्योरी वेरिन इट इज़ एज्यूम्ड दैट द वर्कर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, कि हम सेल्फ डायरेक्टेड हैं और सेल्फ मोटिवेटेड हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हम खुद ही डिसीजन ले पा रहे हैं। बट थ्योरी एक्स में सुपरविजन चाहिए होता था सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। ठीक है, थ्योरी एक्स वाले क्या करते हैं? वर्क को, काम को करना पसंद नहीं करते। थ्योरी वाई वाले वर्क इज़ नेचुरल, हमारे लिए नेचुरल है। एम्बिशन, कोई एम्बिशन नहीं होते थ्योरी एक्स वालों के लिए, हमारे हाई एम्बिशंस होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये अवॉइड करते हैं। वी एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑटोक्रेटिक हैं। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल, मतलब कि इनको लीडरशिप नहीं लेना होता, बट वी आर डेमोक्रेटिक, वी एक्सेप्ट द लीडरशिप। डायरेक्शन, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन को चाहिए होती है कि कैसे काम करना है, हमें लिटल टू नो डायरेक्शन, या तो हमें थोड़ी डायरेक्शन चाहिए कि भाई कभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमने पूछ लिया, या फिर बिल्कुल डायरेक्शन नहीं चाहिए। कंट्रोल यहाँ पे टाइट होता है, यहाँ पे लीनियंट होता है। ठीक है, ऑथोरिटी सेंट्रलाइज होती है, यहाँ डिसेंट्रलाइज होती है। सेल्फ मोटिवेशन होता ही नहीं थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉयज़ में, प्रेजेंट होता है थ्योरी वाई वाले एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, फोकस इज ऑन साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स को देखते हैं कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं है और मेरा माइंड सही है या नहीं है, बस। यहाँ पे सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फॉलो करते हैं थ्योरी वाई में। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। कैसे आपको मोटिवेट करना है, इस डिफरेंस के भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज जॉब डिज़ाइन। व्हाट इज जॉब डिज़ाइन? If you know, let me know in the comment section. But let's start. Job design essentially involves integrating jobs, responsibilities or content and certain qualifications that are required to perform the same. Integrating job responsibilities or content and certain qualifications that are required to perform the same. It outlines the job responsibilities very clearly and also helps in attracting the right candidates to the right job. Further, it also makes the job look interesting and specialized. जॉब डिज़ाइन का मतलब वही है जो आप वैकेंसीज़ देखते हो। ठीक है, उसमें आप वैकेंसी देखोगे, उसमें लिखा होगा कि ये हमारे इस पोस्ट के लिए है। ठीक है, कोई सपोज़ करो कोई
टैक्सेशन की कोई है, तो वो नाम दे देता है ना प्रोफाइल को कि इस प्रोफाइल के लिए है, और नीचे उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करेंगे, तो उसको पूरा डिज़ाइन करना, ठीक है। तो उसमें ये लिखा है कि इट एसेंशली इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंटेंट एंड सर्टेन क्वालिफिकेशन, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम, ठीक है। इट आउटलाइंस द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी क्लियरली, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली बताई जाती हैं, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द राइट कैंडिडेट टू द राइट जॉब, राइट कैंडिडेट मिल जाता है कि हमें ग्रेजुएटेड चाहिए या हमें CM में इंटर चाहिए या हमें क्वालिफाइड CM में चाहिए, वो सब। एंड फर्दर इट ऑल्सो मेक्स द जॉब लुक इंटरेस्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। द होल प्रोसेस ऑफ जॉब डिज़ाइन इज एम टू एड्रेस वेरियस प्रॉब्लम विद इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। होल प्रोसेस जॉब डिज़ाइन का किस पे एम करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में उसको एड्रेस करने के लिए उस पर एम करता है। क्या क्या चीज़ें, चेकिंग द वर्क ओवरलोड, checking upon the work under load, ensuring tasks are not repetitive in nature, ensure that employees does not remain isolated, define working hours clearly, define the work process clearly, ठीक है। क्या क्या चेक करेगा वो कि वर्क का लोड कितना है, ठीक है, कितना वर्क अभी सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, टास्क जो है रेपिटेटिव नेचर के तो नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयज आइसोलेटेड ना हो, वर्किंग आवर्स क्या क्या रहेंगे वो सब बताएगा जॉब डिज़ाइन, ठीक है, वर्क प्रोसेस क्या रहेगा वो सब बताएगा, ठीक है। मोस्टली रियल लाइफ में आपको दो ही चीज़ें पता चलती हैं, एक वर्किंग आवर्स और एक वर्क प्रोसेस। वर्कलोड तो आपको वहीं जाके पता चलेगा, मतलब थोड़े धीरे धीरे पता चलता है, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स आपका ओरिएंटेशन होता है, वो प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं 6 मंथ का, तो वो धीरे धीरे पता चलता है, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ जॉब डिज़ाइन आर एज फॉलोज। बेनिफिट्स क्या क्या हैं जॉब डिज़ाइन के? बेनिफिट है एम्प्लॉय इनपुट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वर्क रेस्ट शेड्यूल्स एंड एडजस्टमेंट्स। ये है कि एम्प्लॉय कितना इनपुट हमें प्रोवाइड कर सकता है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो एक बेनिफिट होता है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग दी जाती है, वर्क और रेस्ट शेड्यूल क्या क्या रहेगा वो बताया जाता है, और एडजस्टमेंट्स, ठीक है, ये सब होता है जॉब डिज़ाइन में। नाउ फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्या समझते हो बिहेवियर मॉडिफिकेशन से? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Let's start. Behavior modification is another strategy which can be used to motivate members of an organization. ये एक another strategy है, इसको वही motivate करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कितनी बार लिखोगे यार? Behavior modification focuses on encouraging appropriate behavior as a result of the consequences of that behavior. Behavior modification focuses on encouraging appropriate behavior as a result of the consequences of that behavior. ये फोकस करता है कि जो बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ का वो अप्रोप्रिएट रहे, ठीक है, कोई भी किसी भी रीज़न से जो है बिहेवियर ख़राब नहीं होना चाहिए, राइट। अभी आप आगे पढ़ते हैं तो हम आगे पढ़ते हैं, अभी इसको समझ में आएगा, देखो अच्छे से। पॉजिटिव री इन्फोर्स, रुक जा भाई। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट इज़ अ डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ एन अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर। आया समझ? नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं। If a workers arriving on time is positively reinforced or rewarded, the probability increases that the workers will arrive on time more often. अब आगे समझ में बहुत ही सिंपल है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप टाइम पे पहुंच गए, ठीक है, आप टाइम पे ऑफिस पहुंचे, आपको पॉजिटिवली बोला गया, आपको रिवॉर्ड किया गया या बोल दिया गया, रिवॉर्ड इन द सेंस ये नहीं कि आपको कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग दे रहे हैं, कोई अवार्ड दे रहे हैं, बट ये बोल दिया कि ये बहुत अच्छी बात है, यू आर पंचुअल एंड करके ऐसे कुछ बोल दिया, सो दैट्स ऑल्सो एन रिवॉर्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि आप अगले बार भी टाइम पे ही पहुँचोगे, है ना। तो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज दैट द वर्कर्स विल अराइव ऑन टाइम मोर ऑफन। बट अगर इन एडिशन इफ द वर्कर एक्सपेंसिव सम अनडिजायरेबल आउटकम ऑन अराइविंग लेट फॉर वर्क, अगर लेट हो गए और मैनेजर ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, द वर्कर इज नेगेटिवली रीइंफोर्स्ड व्हेन दिस आउटकम इज एलिमिनेटेड बाय ऑन टाइम अराइवल, ठीक है। जब ऑन टाइम आ रहे थे तो ठीक था, बट अब लेट हो गए तो नेगेटिव इन्फोर्स आ जाएगा, इन्फोर्समेंट आ जाएगा। तो बोथ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट आर बोथ रिवॉर्ड्स दैट इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट बिहेवियर विल कंटिन्यू। तो आप अगर सपोज करो आप पॉजिटिव, आप टाइम पे जा रहे हो, ठीक है, आपको रिवॉर्ड किया गया तो आप उसी टाइम पे जाओगे, ठीक है। नेगेटिव अगर आप लेट जा रहे हो, आपको फिर उस पर नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप कहोगे यार तो ऐसे ही बोलता रहता है, मैं लेट ही आऊँगा, ऐसा होता है ना कई बार, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि दोनों इन्फोर्समेंट पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों ही रिवॉर्ड हैं, क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं कि वही वाला बिहेवियर उस एम्प्लॉय का चलता रहेगा जैसा वो चल रहा था, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन।
इन ऑर्डर टू मेक, अच्छा इसके बाद एक और पॉइंट है इन ऑर्डर टू मेक बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल, उसको सक्सेसफुल करने के लिए इस प्रोग्राम को, इट इज़ नेसेसरी टू गिव डिफरेंट लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स टू डिफरेंट वर्कर्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर परफॉर्मेंस, telling workers what they are doing wrong, punishing workers privately so as to avoid any embarrassment to them, and always give rewards and punishments when earned to emphasize that the management is serious about behavior modification efforts. बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब जैसे मैं बताऊँ, कंपनीज में क्या होता है, वन ऑन वन होता है, ठीक है, वन ऑन वन कह सकते हो आप इसको, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, यू हैव एन इंटरेक्शन विद योर मैनेजर वेयर यू टेल द इश्यूज यू आर फेसिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विद योर मैनेजर, एंड योर मैनेजर विल टेल हाउ यू कैन रिजॉल्व, एंड your manager will also tell you what the things you are doing wrong and how you can improve that, what are the things you can take in loop to what the things you can consider to improve your performance. Like when I started working, I did a lot of mistakes. I thought it was a copy paste job. It was, let it be, I thought it was something like it was an activity which is like copy paste, ठीक है. So my manager cleared that it is not a copy paste, you need to analyze the things and then proceed with it, ठीक है. तो वहाँ पे आपका मैनेजर देखता है कि कैसे चल रहा है, एंड इवन जो वर्क प्लेस है, ठीक है, वर्क स्टेशन है, वहाँ पे आपको किसी एम्प्लॉय से इशू है या कुछ है, तो वो सब चीज़ें, वो सब आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है. तो वहाँ पे ये यही कह रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स, और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि उनका काम कैसा है, क्वालिटी के काम को देखते हुए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस कैसी है उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है. टेलिंग वर्कर्स व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग एंड पनिशिंग वर्कर्स प्राइवेटली सो एज टू अवॉइड एनी एम्बरेसमेंट टू देम. पनिशिंग तो नहीं कह सकते, ठीक है, बट हाँ डिस्कशन चलता है, ठीक है, और वो प्राइवेटली ही होता है. एंड ऑलवेज गिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स व्हेन अर्न टू एम्फेसाइज दैट मैनेजमेंट इज सीरियस अबाउट बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन एफर्ट्स. और हमेशा ये सब देना चाहिए, ठीक है. तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है उसके लिए सीरियस है, उनको काम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है. तो ये था बिहेवियर मॉडिफिकेशन. नाउ वी हैव लास्ट पॉइंट, दैट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से आपको क्या समझ में आता है? मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की हर कोई मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें हर एक्टिविटीज़ में, ठीक है. बाकी देखते हैं. Another strategic approach to employees' motivation is to adopt the system of involving employees in decision making. Okay, I was wrong. ठीक है, employees को decision making में involve करना है. This will elicit, evoke or draw out employees' commitment in executing decisions. Draw out employees' commitment in executing decisions. हाँ, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को डिसीजन ले रहा है उसमें एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए उस डिसीजन लेने में. उससे क्या होगा, वो सब जब एक बार आप डिसीजन आपके सामने हुआ है, आपको कंसिडर करते हुए है, तो आगे आपको कोई इशू नहीं आएगा वो चीज़ को फॉलो करने में. तो ये लिखा है, दिस विल एलिसिट एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट इन एग्जीक्यूटिंग डिसीजंस, ठीक है. फर्दर द सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, एग्जीक्यूटिंग इट एंड देन सीइंग द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज कैन हेल्प सेटिस्फाई वन नीड फॉर अचीवमेंट, प्रोवाइड रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेंस सेल्फ एस्टीम. उसके बाद जो आपका सक्सेसफुल प्रोसेस हो गया, आपका डिसीजन फॉर्म हो गया, ठीक है, वो सक्सेसफुली हो गया, उसको अपना एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद आपने देखे कि उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो उससे क्या होगा, कैन हेल्प सेटिस्फाई वन नीड, एक बंदे की जो है नीड को सेटिस्फाई करेगा वो फॉर अचीवमेंट, उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है ना. For this purpose, existing system of grade salary structure, fixed annual increments and automatic adjustment to inflation has to be replaced by performance-linked reward system. इसको करने के लिए जो existing system है grade salary structure के fixed annual increments means when you will go into corporate, then when you start working, there will be an fixed annual increment which happens in the month of March end, ठीक है, वो होता ही होता है. तो ये बोल रहे हैं कि उस प्रोसेस को आपको रिमूव करना पड़ेगा अगर आप ये चीज़ चाहते हो, बिकॉज ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वाली चीज़ अभी है नहीं, ठीक है, कॉर्पोरेट्स में या ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली चीज़ अभी है नहीं. तो उसको बोल रहे हैं उस पर्पज़ के लिए आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, और आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से रिवॉर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप कितना रिवॉर्ड किसको दोगे, ठीक है. अंडर द न्यू सिस्टम, एम्प्लॉयज़ रिवॉर्ड विल बी लिंक्ड टू द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बाय pegging it to the employee's contribution towards achieving them.
इसका क्या मतलब है, नया सिस्टम अगर बनेगा तो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड कैसे किससे लिंक्ड होगा कि कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव्स उसने, एम्प्लॉय ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, उसके बेसिस पे ये होगा। ठीक है, 5 चीज़ें हमने पढ़ी इसमें, 5 पॉइंट्स से कैसे कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। पहले वाला मेरे को ध्यान नहीं है, पर दोबारा देख लेते हैं। हाँ, मैन पावर स्ट्रेटेजी, मैन पावर स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का क्या डिफरेंस है, उसके बाद हमने पढ़ा जस्ट जॉब डिज़ाइन। ठीक है, जॉब डिज़ाइन के बाद हमारा था बिहेवियर मॉडिफिकेशन, देन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स थे, एंड वी आर डन विद मैन पावर स्ट्रेटेजी एंड हाउ वी features of manpower strategy and how we can motivate the employees. 5 points are there. In the next video we will start with Trino 10.2. It was a long video though, and यार थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो, काफ़ी मेहनत लगती है। Just give me a minute. And also if you have any doubts, then just let me know in the comment section, and do like the video, share it with your friends. They may also take the benefit from these videos, and if you want notes, then you can check the description, the link will be there. So this is it, see you all in the next video, all the best. And if you haven't subscribed the channel yet, then do subscribe and hit the bell icon as well, so you will receive all the updates quickly. That's it, see you all again in the next video.